अब इसके बाद जो बात आती है वो आती है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स जो है वो आप यहाँ पर इस वाली टेबल के अंदर जो है अच्छे से समझ सकते हैं देख के कि पॉलीमर्स जो हैं उनको हम डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के आधार पर हम उनको डिवाइड कर सकते हैं। लाइक जैसे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स, classification based on structure, classification based on reaction mode of polymerization, and classification based on molecular forces. इसके अलावा इनके जो है चेन ग्रोथ के आधार पर भी इसमें आपके 4 ही मेंशन्ड हैं। इसके अलावा एक टाइप इसमें होता है चेन ग्रोथ के आधार पर भी हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इसकी 5th टाइप होती है ये। तो अब इसमें आप ये देख रहे हैं कि बेस्ड ऑन सोर्स, तो इसमें आप देख रहे हैं नेचुरल पॉलीमर्स हैं, जैसे आपके एग्जांपल्स भी दे रखे हैं, नेचुरल पॉलीमर्स हैं, सेमी सिंथेटिक हैं, सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं। तो इस तरह के जो हैं इनको हम इस तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो अब जो है सबसे पहले जो नेचुरल पॉलीमर्स जो होते हैं, नेचुरल पॉलीमर्स, वो आपको जो प्रकृति में या नेचर में जो आपको नेचर में आपको मिलते हैं वो उन्हें हम नेचुरल पॉलीमर्स कहते हैं। जैसे कि स्टार्च हुआ, सेलुलोज हुआ। सेलुलोज जो है वो बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है। ठीक है, सेलुलोज जो है वो क्या है, वो बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है। ठीक है, तो इस तरह से जो और स्टार्च है, जैसे आपको आप जानते हैं जैसे स्टार्च जो है आपको चावल के अंदर, गेहूं के अंदर जो है आपको अल्फा डी ग्लूकोज जो होता है, ये स्टार्च आपको वो उसका पॉलीमर होता है, अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये आपके होते हैं नेचुरल पॉलीमर्स। अब बात आती है सिंथेटिक पॉलीमर्स। तो सिंथेटिक पॉलीमर्स आपको पता है, ऊपर भी आपको पहले भी आपको ये हमने बताया कि इनको ये वो पॉलीमर्स हैं जिन्हें कि हम आर्टिफिशियली या जिन्हें हम सिंथेसाइज करते हैं, ये वो पॉलीमर्स होते हैं। तो इसमें जो है आपने बहुत सारे एग्जांपल्स आपने देखे, ये नायलॉन है, पॉलिएस्टर है, या आपके बेकेलाइट है, और आपके पीवीसी है, मैंने आपको और भी बताया था पीवीसी है। ठीक है, पॉलीस्टाइरीन है। तो ये सब जो है सिंथेटिक पॉलीमर्स होते हैं, और जो इनके बीच का जो नेचुरल भी है और उनको हम सिंथेसाइज भी कर रहे हैं उस तरह का, वो जो है वो उसका एक एग्जांपल है रेयॉन। तो ये जो है ये क्लासिफिकेशन जो है दिस इज बेस्ड ऑन द सोर्स। नेक्स्ट बात आती है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। तो अब जो है सबसे पहले उसमें आप ये देखिए कि ये है लीनियर पॉलीमर। तो लीनियर पॉलीमर में क्या होता है कि जो है मोनोमेरिक यूनिट्स जो है आपस में जुड़ के एक चेन फॉर्म करती हैं, एक चेन का निर्माण करती हैं। तो इस तरह से उन्हें हम लीनियर अरेंजमेंट में रहती हैं, इसलिए उन्हें हम लीनियर पॉलीमर्स कहते हैं। तो उसका एक एग्जांपल है आपके नायलॉन, और एक एग्जांपल और है पॉलीएस्टर। तो ये जो है ये लीनियर पॉलीमर्स कहलाते हैं। और इन ये जो है इसका एक एग्जांपल जो है HDPE, हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन जो है वो भी इसका, पॉलीएस्टर, नायलॉन, ये सब इसके जो है एग्जांपल्स हैं। तो नाम से ही जैसे आपको समझ में आ रहा है, लीनियर यानी आपके लीनियर अरेंजमेंट में ये रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है ब्रांच्ड चेन पॉलीमर। तो ब्रांच चेन पॉलीमर्स जो हैं इनमें क्या होता है कि इनमें ब्रांचिंग हो जाती है, जैसा कि आपको इसमें भी नाम से पता चल रहा है कि इसमें क्या हो जाता है कि मोनोमेरिक यूनिट्स जो हैं, जो मेन चेन होती है उसमें से उसकी ब्रांचेस भी निकल जाती हैं। जैसा कि आपको इसमें मैं आपको इसमें दिखाते हैं चित्र के अंदर कि जैसे ये तो लीनियर है। ठीक है, फिर लीनियर के बाद जैसे मान लीजिए ये है ऐसे, ये ब्रांच्ड इस तरह का अगर है तो ये ब्रांच हो जाएगा। लीनियर तो आपका सिंपल अरेंजमेंट हो जाएगा, इस तरह का अगर है
तो ये ब्रांच्ड अरेंजमेंट हो जाएगा आपका। जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एक ये नोड है, इससे आपका जो है दूसरी ब्रांच यहाँ पर निकल रही है। तो ये होते हैं ब्रांच्ड पॉलीमर्स। इनके जो आपका मेल्टिंग पॉइंट होता है, इनकी डेंसिटी जो होती है, इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है, और ये जो है इनके जो बॉन्ड्स होते हैं वो कम स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसमें जो है, जैसे उसमें आपने एग्जांपल देखा था HDPE लीनियर के अंदर आपने एग्जांपल लिया था HDPE हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन, तो ये इसमें LDPE जो है लोअर डेंसिटी पॉलीइथिलीन जो है वो इसका एक एग्जांपल है। ठीक है, तो इसमें भी जो है अनियमित शाखाएं जो होती हैं वो आपस में जुड़ी रहती हैं। और इसके बाद जो है थर्ड जो है वो आपका है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर आपको नाम से समझ में आ रहा है, इसमें एक क्रॉस नेटवर्क बना हुआ होता है। और ये आप इधर इस चित्र में आप देखिए कि क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स हैं, ये हाईली क्रॉस लिंक्ड है, ये क्रॉस लिंक्ड है। तो ये क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर में क्या होता है कि जैसे इस तरह से जुड़ा हुआ है आपके ये यूनिट्स जो है ये आपस में यूं इस तरह से ये जुड़ी रहती हैं। ठीक है, तो ये होता है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स। इसके बाद जो है नेक्स्ट आपका जो है classification based on reaction mode of polymerization। तो इसमें जो है, इसमें फर्स्ट आप इसको हम दो पार्ट्स में हम इसको इसके दो उसमें क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो होता है एडिशन पॉलीमराइजेशन और दूसरा होता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो अब एडिशन पॉलीमराइजेशन जो होता है उसमें क्या होता है कि सिंपल एडिशन होता है। जैसे मान लीजिए आपने पॉलीइथिलीन का आपको एग्जांपल नीचे दिया था, यहाँ आपको समझाया था पॉलीइथिलीन। तो इसमें क्या हो रहा है, पॉलीइथिलीन में देखिए आप यहाँ पे कि सिंपल जो है पॉलीइथिलीन है और वो उसमें ये एडिशन होके CH2 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 ये एक लॉन्ग चेन फॉर्म होती है, लेकिन उसमें सिंपल एडिशन होता है। तो क्या होता है कि एडिशन पॉलीमराइजेशन जो है प्राय उन कंपाउंड्स में होता है जिनके अंदर की डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इनका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है वो जो है मोनोमर का जो फॉर्मूला होता है वो उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला उसका रहता है। और इसका जो है इनका जो है जो आपके एडिशन पॉलीमराइजेशन से जो आपको पॉलीमर प्राप्त होता है उसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो मोनोमर के जितनी मोनोमेरिक यूनिट्स उसमें अटैच्ड होती चली जाएंगी उसका जो है वो क्या होगा, सिंपल मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें ना कोई आपका कोई चीज निकल नहीं रही, कोई एक्स्ट्रा चीज ऐड नहीं हो रही, सिर्फ मोनोमेरिक यूनिट्स जो है वो आपस में ऐड होती चली जा रही है। तो जो मोनोमेरिक यूनिट का जो आपका अणुभार होगा वो ही उसका ही सिंपल उसका गुणक होगा। ठीक है, तो ये तो आपके बात आती है एडिशन पॉलीमराइजेशन की। अब नेक्स्ट जो आता है वो है आपका कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में क्या होता है कि दो जो आपके देखिए एडिशन पॉलीमराइजेशन का तो आपने एडिशन पॉलीमराइजेशन हुआ, उसके बाद कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में क्या होता है कि दो जब आपके मोनोमेरिक यूनिट्स जो हैं वो आपस में जब एक पॉलीमर फॉर्म करती हैं तो कोई ना कोई मॉलिक्यूल जो है उसमें से निकलता है, चाहे वो वाटर मॉलिक्यूल हो, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, या कोई अल्कोहल निकले, चाहे HCl निकले, चाहे अमोनिया निकले। इस तरह से जब इनको कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का जब फॉर्मेशन होता है तो कोई ना कोई इसमें से जो है छोटे मॉलिक्यूल्स जो है वो उसमें से निकलते हैं। तो अब जब उसमें से छोटे मॉलिक्यूल जब निकल जाएंगे इसमें से तो क्या होगा कि आपका जो मोनोमेरिक यूनिट्स का जो मॉलिक्यूलर वेट था अब वो उनका सिंपल
मल्टीपल नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि ये दो यूनिट्स आपस में कंडेंस होती हैं, इनमें से छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बाहर निकलते हैं, और तो इस वजह से जो मॉलिक्यूलर वेट जो पॉलीमर का होगा वो मोनोमर का सिंपल वो गुणक उसका वो नहीं हो सकता, ठीक है। तो ऐसे आपने जो है इसके एग्जांपल मैंने आपको पहले नायलॉन जैसे हेक्सामेथिलीन डाइअमीन का जो है एडिपिक एसिड के साथ जब कंडेंसेशन होता है तो वो नायलॉन 6,6 फॉर्म होता है, इसी प्रकार से पॉलिएस्टर है, तो ऐसे ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। अब बात आती है कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो इसमें जो है आपने काफ़ी इनका नाम सुना होगा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स और थर्मोप्लास्टिक्स, तो ये आपने इनके काफ़ी नाम सुने होंगे। तो जो थर्मोप्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, सबसे पहले आप लीजिए थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है कि ये जो इस टाइप के जो पॉलीमर्स होते हैं, इनको जब हम हीट करते हैं तो ये सॉफ्ट हो जाते हैं, या किसी भी आकार में इनको हम परिवर्तित कर सकते हैं, और जब ये ठंडे होते हैं तो ये जो है अपनी ओरिजिनल शेप जो है वो एक्वायर कर लेते हैं। तो ये वाले जो है इनको हम ताप प्लास्टिक या थर्मोप्लास्टिक भी हम इनको कहते हैं। तो इनमें क्या होता है, इनमें जो है जो प्रोसेस होता है कई बार दोहराया जाता है, लंबी श्रृंखला इसमें बनती है, और लंबी श्रृंखला युक्त ये लीनियर पॉलीमर्स होते हैं। तो इनके एग्जांपल्स हैं पॉलिएस्टर, पॉलीइथिलीन, पॉलीप्रोपाइलीन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, पॉलीस्टाइरीन। तो ये सारे जो हैं इसके थर्मोप्लास्टिक के क्या क्या एग्जाम्पल हो गए इसके। एक तो आपका ये पॉलीस्टाइरीन हो गया, एक आपका पीवीसी हो ही गया, ये लिख रहा है, पॉलीस्टाइरीन भी लिख रहा है यहाँ पे, और आपका ये हो गया पॉलीइथिलीन हो गया, इसको आप पॉलीइथिलीन कर लीजिए, पॉलीइथिलीन हो गया। एक इसमें हो गया आपका, आपने सुना होगा पीटीईई, ये होता है पॉलीटेट्राफ्लोरो, पीटीएफई, सॉरी पीटीएफई, तो पॉलीटेट्राफ्लोरो इथिलीन। तो मतलब या फिर इसको हम पीटीएफई को हम क्या कहते हैं, आपने पीटीएफई, या इसको हम कहते हैं टेफ्लॉन। तो आपने सुना होगा जैसे टेफ्लॉन, बहुत चीज़ों के ऊपर टेफ्लॉन कोटिंग होती है, जैसे कार्स वगैरह होती हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उनके बाहर उनकी इसको तो टेफ्लॉन कोटिंग होती है, आपने कई जगह इसका नाम इनका सुना होगा। तो ये तो बात आई आपके थर्मोप्लास्टिक की। अब नेक्स्ट जो है वो होता है थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। तो ये पॉलीमर्स जो होते हैं ये गर्म होने पर इनका जो इनमें जो केमिकल चेंज होता है, केमिकल चेंज के बाद द्वारा ये जो है कठोर हार्ड पदार्थों में ये बदल जाते हैं, और इसलिए इनको हम थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स कहते हैं, थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स कहते हैं। तो इनको क्या है कि इनको जब ये इनको गरम करते हैं, गरम करने के बाद जब इनको गरम करने के बाद इनके जो 3 डायमेंशनल क्रॉस लिंक्ड जो इनका कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें इनमें परिवर्तन हो जाता है, और तो ये जो है उसके बाद इनको दोबारा जो है हम उस पुरानी फॉर्म में हम इनको नहीं ला सकते, ठीक है। अगर इनको हम एक बार गरम करके कर देते हैं तो इसको वापस जो है हम इनके उसमें इनको इनके सॉफ्ट उसमें नहीं ला सकते हैं। तो इसमें जैसे आपने ये बेकेलाइट और मेलामाइन जो है ये आपने ये इनके एग्जाम्पल्स हैं। इसमें एपॉक्सी रेजिन, एरल्डाइट वगैरह जो होती है, जैसे आपने एरल्डाइट का नाम सुना होगा, तो एरल्डाइट भी जो है वो इसका एग्जाम्पल है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स का। अब बात आती है इलास्टोमर्स की। तो इलास्टोमर्स जो है ये रबड़ के समान इलास्टिसिटी वाले होते हैं, और इनको क्या होता है कि जब इनको हम खींचते हैं तो 3 टाइम्स ये खिंच जाते हैं, और उसके बाद वापस अपनी ओरिजिनल उसमें जैसे हम इस पे से टेंशन हटाते हैं तो वापस से अपने ओरिजिनल शेप में, ओरिजिनल लंबाई में अपने वापस आ जाते हैं। तो इनको हम इलास्टोमर्स कहते हैं। इलास्टोमर्स का एग्जाम्पल है नियोप्रीन और आइसोप्रीन जो है वो इनके एग्जाम्पल्स हैं।
तो इनको जब क्या है कि जब इन पे से टेंशन रिलीज कर देते हैं तो ये एक कुंडली नुमा आकार में रहते हैं। इनिशियली कुंडली नुमा आकार में रहते हैं, फिर हम इनको टेंशन खींचते हैं, टेंशन देते लगाते हैं तो ये स्ट्रेट हो जाते हैं, खिंच जाते हैं, 3 टाइम्स बड़े हो जाते हैं, और जब हम इस टेंशन हटाते हैं तो वापस ये अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाते हैं। तो जैसे आपने जो सिलिकॉन रबर है, नेचुरल रबर्स हैं, या आर्टिफिशियली मेड रबर्स जो हैं, वो इसके इलास्टोमर्स के एग्जाम्पल्स हैं। अब लास्ट जो है इसमें ये आता है फाइबर्स। तो फाइबर्स जो है ये वो पॉलीमर्स हैं जिनकी दो चेन्स के बीच में जो इनके इंटर एटॉमिक जो फोर्सेस होते हैं, तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड या डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन के कारण हो, तो वो जो है वो फाइबर्स कहलाते हैं। तो फाइबर्स जो है इनका जो है टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है, इनकी फाइबर्स की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ वो बहुत अधिक होती है। और इनके जो है ये बहुत ही हाई दृढ़ता इनमें बहुत होती है, लचक इनमें बहुत होती है। तो ये जो है कुछ क्रिस्टलाइन नेचर के रेशे होते हैं। तो जैसे नायलॉन्स हैं, पॉलिएस्टर हैं, ये भी जो है ये फाइबर्स का एग्जाम्पल है। तो अब जैसे आप इनमें नायलॉन में आप देखते हैं कि हेक्सामेथिलीन डायमीन को आपने देखा नायलॉन्स के अंदर, ये है हेक्सामेथिलीन डायमीन और एडिपिक एसिड जो है आपस में मिलके जो है इस तरह के पॉलीमर का निर्माण करता है। कैसे? देखिए, जैसे मान लीजिए ये आपने ले लिया CH2, अभी आप देखिए CH2 C डबल बॉन्ड O एन H, तो ये जो है इस तरह से ये अटैच होते हैं। फिर ये CH2 हेक्सामेथिलीन डायमीन, ये N हो गया। फिर ये C डबल बॉन्ड O, ये O, और ये जो है इस तरह से। फिर ये CH2 हो गया। फिर इसके बाद जो है यहाँ पर जो है C डबल बॉन्ड O है, तो ये जो है ये अटैच होता है वापस ये H से। फिर ये N, ये ये N है, ये C डबल बॉन्ड O, ये यहाँ से इस तरह से CH2 होल 6 NH, फिर ये यहाँ से जुड़ा हुआ होगा, फिर ये C है। तो इस तरह से जो है ये जो है आपका नायलॉन 6 का जो है आप स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर कि आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको दिखाई दे रही है। तो एक ये जो है आपके 4 टाइप्स हुई इनके, इनको जो है पॉलीमर्स को क्लासिफाई करने के 4 जो है सोर्सेस, स्ट्रक्चर, रिएक्शंस और मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं, वो 4 आपने देखे इनके क्लासिफिकेशन का बेसिस जो है। अब एक जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे चेन ग्रोथ जो है उसके आधार पर भी हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो वो कैसे है कि चेन ग्रोथ पॉलीमर, तो इसमें क्या है, ये देखिए आप, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ये है क्लासिफिकेशन classification based on based on based on growth polymer chain। तो इसमें क्या है, सबसे पहले है ये, देखिए
classification on the basis of growth polymer chain। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, चेन ग्रोथ पॉलीमर। तो चेन ग्रोथ पॉलीमर में क्या होता है कि जब मोनोमेरिक यूनिट्स जो है एडिशन पॉलीमराइजेशन के द्वारा, क्या मोनोमेरिक यूनिट्स जो होती हैं वो एडिशन पॉलीमराइजेशन के द्वारा जो है पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस के द्वारा अपनी श्रृंखला में वृद्धि करके जो है जब पॉलीमर का निर्माण करती हैं तो जो प्राप्त बहुलक जो होता है उसे हम चेन ग्रोथ पॉलीमर कहते हैं। तो क्या होता है कि इसमें जो है इसमें कुछ जो है कुछ इंटरमीडिएट्स बनते हैं। तो वो इंटरमीडिएट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं कि जैसे जो इंटरमीडिएट्स जो होते हैं वो आपके फ्री रेडिकल हो सकते हैं या कार्बोकेटायन हो सकता है या कार्बेनायन हो सकता है, कार्बेनायन हो सकता है। तो ये सब हो सकते हैं, तो इनके द्वारा जो है वो आपकी जो पूरी रिएक्शन है वो कंप्लीट हो सकती है। जैसे कि आप जैसे मान लीजिए आपने अभी सिंपल मैंने आपको बताया था कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 जो है इथिलीन जो था उसको जो है हम इथिलीन जो है वो RCOO होल ट्वाइस इसकी प्रेजेंस में जब हम इसका पॉलीमराइजेशन कराते हैं तो CH2 होल N पॉलीथिलीन बन जाता है। लेकिन अब इसकी मैकेनिज्म क्या है, इसकी मैकेनिज्म आप देखो कि जो पेरोक्साइड जो था, ये जो पेरोक्साइड आपने यहाँ लिया है RCOO होल ट्वाइस, इसको जब हम गर्म करते हैं, इसको गर्म करने पर RCOO एक फ्री रेडिकल बनता है और फिर ये जो है इसमें से क्या होता है कि CO2 निकल जाती है और 2R फ्री रेडिकल ये प्लस ट्वाइस CO2, तो ये जो है ये एक फ्री रेडिकल बन जाता है यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो फ्री रेडिकल है, ये जो फ्री रेडिकल यहाँ पे बना है, ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया कि फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ। अब ये जो फ्री रेडिकल था ये किससे रिएक्ट करता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 से, और क्या फॉर्म करता है R CH2 CH2, और ये एक फ्री रेडिकल फॉर्म करता है यहाँ पे। तो ये जो है R फ्री रेडिकल जो था जब इसने इथिलीन से रिएक्ट किया तो इसने क्या बनाया, इसने बनाया ये आपकी मोनोमर फ्री रेडिकल बन गया यहाँ पे। तो मोनोमर फ्री रेडिकल बना, फिर ये चेन जो है फर्दर चलेगी CH2, फिर वापस इससे ये रिएक्ट करेगा और क्या बनेगा, ये बनेगा आपका R CH2 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 CH2, ये फ्री रेडिकल बन गया। ये मोनोमर फ्री रेडिकल बन गया और ये क्या बन गया, डाइमर फ्री रेडिकल बन गया यहाँ पे, डाइमर फ्री रेडिकल बन गया। इसकी इस तरह से जो है रिएक्शन बढ़ती चली जाएगी और हमें जो है वो पॉली इथिलीन का यहाँ पे निर्माण हो जाएगा। तो इस तरह के जो हम होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, चेन ग्रोथ पॉलीमर कहलाते हैं। अब जो है दूसरा जो टाइप है इसका, जो इसका सेकंड टाइप है वो इसका है स्टेप ग्रोथ। पहले चेन ग्रोथ था, वह स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। तो स्टेप ग्रोथ पॉलीमर में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने दो डिफरेंट टाइप के मोनोमर लिए AX प्लस BY आपने ले लिया, तो आपका मान लीजिए बन गया AB प्लस XY आपका ये बन गया। तो ये मोनोमर मोनोमर थे, यहाँ पे डाइमर फॉर्म हुआ, इस तरह से बन गया। तो अब क्या है इसमें भी इस तरह से होता है कि भाई आपका जो है AB प्लस
बी, इसने मिलके क्या बनाया, ए बी या आपका ए बी होल ट्वाइस। फिर ये जो है, फिर ये वापस जो है इससे वो करेगा, तो फिर आपका जो है ये चेन चलती चली जाएगी। तो इस तरह से जो है ये जो होता है, इस तरह के जो आपके पॉलीमर्स बनते हैं उन्हें हम स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज आपने जो है इसमें आपने देखिए, कुछ मैं आपको यहाँ पे इसके इनके फोटोग्राफ्स भी दिखा देती हूँ। ये आपके देखिए यहाँ पे ये होमोपॉलीमर्स हैं, और ये सारे होमोपॉलीमर्स के वो हैं, और ये जो है आपका कोपॉलीमर्स का है। ये आपने डिफरेंट आपने स्ट्रक्चर्स देखे, लीनियर है, ब्रांच्ड है, और आपके क्रॉस लिंक पॉलीमर्स हैं। इधर जो है आपने ये देखिए कि आप ऑल्टरनेटिंग पॉलीमर्स, रैंडम कोपॉलीमर्स का जो आपने देखा था वहाँ पे ऊपर क्लासिफिकेशन में, तो ये इस तरह के ऑल्टरनेटिंग कोपॉलीमर्स हैं, ये रैंडम कोपॉलीमर्स हैं, इधर ब्लॉक कोपॉलीमर्स हैं, ये ग्रेडियंट हैं, और ये ग्राफ्ट कोपॉलीमर्स हैं। तो ये जो है कुछ पिक्चर्स मैं आपको क्लियरली समझ में आ जाए इसलिए ये आपको कुछ पिक्चर्स दिखाई। तो आज जो है आपने इसमें पॉलीमर्स के अंदर आपने उसकी डेफिनेशन और उसका क्लासिफिकेशन पढ़ा। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।